वेलकम बैक। आप लोगों का ऑनलाइन ज्ञानी प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के प्लेलिस्ट सीरीज में नेक्स्ट वीडियो करने चल रहे हैं। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल किया था, वो न्यूमेरिकल था बिलियार्ड बॉल से रिलेटेड न्यूमेरिकल था। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 4.18 था। इसको जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे, सॉल्व किया था, तो वहाँ जो है एक फ़ोटो बनी थी जिसमें थोड़ा एरर आ गया था जल्दी जल्दी बताने में। यहाँ पे देखिए दो बिलियर्ड्स बॉल कह रहा है, 2 बिलियर्ड्स बॉल ईच ऑफ 0.5 kg मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ये दो हमारे पास बिलियर्ड बॉल थे, एक ये हो गया था, दूसरा एक बिलियर्ड बॉल हमारे पास ये था। दोनों का मास क्या है 0.05 kg और साथ में क्या है 0.05 kg। ये इधर आ रहा था 6 ms-1 से और ये अपोजिट डायरेक्शन में थे 6 ms-1 से अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा था। दोनों क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। कोलाइड के बाद ये क्या कर जाते हैं, रीबाउंड हो जाते हैं। रीबाउंड का जरा हम लोग मीनिंग देख लेते हैं। रिबाउंड का मतलब होता है किसी से टकरा के दूसरी तरफ चले जाना या लौटना। तो ये क्या हो जाते हैं, जब ये टकराते हैं, कोलिजन करते हैं, तो उसके बाद ये क्या हो जाते हैं, रीबाउंड हो जाते हैं, वापस से अपना ही पाथ क्या करते हैं, ये फॉलो करते हैं। हमारा यही क्वेश्चन था। तो ये हमारे पास जो है, जो बिलियार्ड बॉल थे 0.05 kg, ये इधर जा रहा था 6 ms-1 से और ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा था। आएंगे तभी अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तभी ये टकराएंगे 6-1। इसका भी मास क्या था 0.5 kg था। तो जो वहाँ पे हमने फोटो बनाया था, दोनों क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। जो फोटो बनाया था, तो ये जब क्या होते हैं, रीबाउंड हो जाता है। यही ए बॉल, अगर इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, तो जो ए वाला है वापस से टकराने के बाद 6 ms-1 से क्या करता है, रिबाउंड कर जाता है 0.05 kg। साथ में ये क्या करता है, ये भी जो है अपोजिट डायरेक्शन, रिबाउंड करने का मतलब वापस से उसी पाथ पे लौट जाना। इधर जा रहा था तो ये क्या करता है, अब इधर ये जाने लगता है, दूसरे डायरेक्शन में लौटने लगता है 6 ms-1 से। तो हमको बताना था कि जो मोमेंटम ट्रांसफ़र है वो बताना था। अगर इस बॉल को हम लोग देख लें तो पहला हम लोग जानते हैं कि जो मोमेंटम ट्रांसफ़र होगा, मोमेंटम ट्रांसफर्ड होगा किसी भी एक बॉल में, चूंकि मास सेम है और वेलोसिटी भी सेम है, ट्रांसफर्ड हो गया, किसके बराबर हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम के, चेंज इन मोमेंटम के बराबर हो जाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम जो इसका हम लोग निकालने जा रहे थे, तो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, तो यम यू माइनस, अब देखिए पहले अगर इसको हम क्या करें, इस वाले डायरेक्शन को कर मैं पॉजिटिव डायरेक्शन ले लेता हूँ, तो इस वाले डायरेक्शन को क्या लेना पड़ेगा, निगेटिव डायरेक्शन लेना पड़ेगा। यहाँ क्या हो जाएगा, m साथ में माइनस u हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पहले बॉल के मोमेंटम में चेंज हो जाएगा। एम यू कितना हो गया 6 माइनस एम यू कितना हो गया -6 मीटर पर सेकंड। तो ये माइनस क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा, तो यही आ गया था 12 एम आ गया था। और एम की वैल्यू आपको दिया है 0.05 kg, कितना आ गया kg ms-1। ठीक है। तो पिछले वाले में क्या किया था हम लोगों ने, जो डायरेक्शन बनाया था मैंने, ये अपोजिट कर दिया था, इसके क्रॉस वाले बल को इधर को कर दिया था टकराने के बाद, और इसको क्या कर दिया था, इधर कर दिया था। बस वो आप लोग जो फोटो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बट ये क्या है, सॉल्यूशन वही है। तो आइए कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रह गए हैं नीट से रिलेटेड, उसको क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे टैकल करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे अगर मोशन ऑफ ए बॉडी इन अ लिफ्ट, मैन इन अ लिफ्ट का केस देखा जाए, तो क्या 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 इसके जो बेसिक कैलकुलेशंस हैं उसके हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। यहाँ आप देखिए, यहाँ पे एक पर्सन है, इसी को क्या बोल देंगे, ये पर्सन हमारा है, इसी को क्या बोल दीजिए, ऑब्जेक्ट बोल दीजिए या बॉडी बोल दीजिए। इसको किस पे रखा गया है, वेइंग मशीन पे रखा गया है। दिस इज द वेइंग मशीन। वेइंग मशीन का मतलब जिस पे वेट किया जा सकता है। आइए जरा इस पे न्यूटन्स लॉ लगाने की कोशिश करते हैं और जो जरूरी चीज़ें हैं वो कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। इसके कुछ सिचुएशन देखते हैं। When a body of mass m is placed on a weighing machine which is placed in a lift,
ऑब्वियस सी बात है, जो बेइंग मशीन है उसको क्या कहाँ रखा गया है, लिफ्ट में रखा गया है, उसी पे मास एम का ऑब्जेक्ट रखा गया, वही इतना बोला, जो मैन है उसी को एम माना गया। देन एक्चुअल वेट ऑफ बॉडीज क्या हो जाएगा, एम जी। तो जब भाई जब लिफ्ट में रखा है, लिफ्ट क्या है, रेस्ट पे है, सपोज कीजिए ये हमारा क्या हो गया, लिफ्ट हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, बेइंग मशीन हो गया, जिसपे क्या बनी हुई है, रीडिंग बनी हुई है। कुछ इस तरीके की बेइंग मशीन आप मान लीजिए, जो क्या करेगा, यहाँ पे डिजिटल बोर्ड लगा, ये कुछ 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 रीडिंग क्या करेगा बताएगा। इसी पे क्या है, पर्सन जो है इसी पे खड़ा हुआ है, ठीक है। इसका जो अभी जो वेट दिख रहा होगा, इसमें जब लिफ्ट मोशन में नहीं कर रहा तो क्या दिख रहा होगा, mg के बराबर दिख रहा होगा। जो इसका वेट दिख रहा होगा वो mg के बराबर दिख रहा होगा। वही लिखा है व्हेन ए बॉडी ऑफ मास m, इस पर्सन को हमने क्या बोला है, मास m बोला, जैसे पिछले वाले फोटो में हमने आपको दिखाया था। is placed on a weighing machine which is placed in the left, then actual weight of the body किसके बराबर होगा, mg के बराबर हो, सबको पता है। और वही क्या कर रहा होगा, रीडिंग दिखा भी रहा है। दिस mg फोर्स एक्ट ऑन ए वेइंग मशीन। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे जो कंसिडरेशन में हमारा है, वेइंग मशीन और वो पर्सन दोनों क्या है, कंसिडरेशन में है। which offers a reaction, ऑब्वियस सी बात है, अगर ये mg वेट जो है, फोर्स जो है, वो वेइंग मशीन पे लग रहा होगा तो थर्ड लॉ से वेइंग मशीन भी क्या लगा रहा होगा, रिएक्शन फोर्स रहा होगा। वेइंग मशीन विच ऑफर्स ए रिएक्शन आर गिवन बाय द रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन। दिस रिएक्शन फोर्स आर exerted by the surface of the contact on the body each the apparent weight of the body। ये जो रहता है, ये क्या रहता है, apparent weight of the body बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, अपरेंट वेट ऑफ द, जो क्या करेगा, ठीक है, अपरेंट वेट ऑफ द बॉडी बोला गया। अपरेंट वेट क्यों बोला गया, जरा हम लोग अभी इसको कैलकुलेट करेंगे। इसको अपरेंट वेट क्यों बोला गया, ऐसा नहीं है कि अपरेंट वेट का मतलब आभासी भार। इसका और अच्छे से समझने की कोशिश करें, जो ऑब्जेक्ट को क्या हो रहा होगा, महसूस हो रहा होगा, वो इसलिए बोला गया। जैसे अपरेंट वेट का अगर पहली बार आपने अपरेंट वेट सुना होगा तो ये सुना होगा जब हम लोग पढ़ रहे थे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ रहे थे अर्लियर क्लासेज में, फ्लूइड में जब हम लोग क्या कर रहे थे, जब किसी बॉल को डिप कर रहे थे पानी के अंदर, तो उसकी फ्लोटिंग कंडीशन को जब डिस्कस कर रहे थे, तो वहाँ याद करिए एक्चुअल वेट यानी कि रियल वेट और अपरेंट वेट की बात हुआ करती थी, ठीक है, फ्लो बायोंट फोर्स के कारण। वैसे ही यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, एक तो रियल वेट की बात करेंगे, जब लिफ्ट जो है रेस्ट में है तो वो क्या हो गया, उसका एक्चुअल वेट हो गया। लेकिन जो वेइंग मशीन है न्यूटन के थर्ड लॉ से, वो भी क्या कर रहा होगा, रिएक्शन फोर्स लगा रहा होगा, जिसको आर हमने बोल दिया, वो आर ऊपर की तरफ है, ठीक है। अब ये देखेंगे कि ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, जब अभी लिफ्ट ऊपर जाएगी और नीचे जाएगी, ये अपरेंट वेट चेंज होगा। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें जो है इस कॉन्सेप्ट को क्या करना पड़ा, इंट्रोड्यूस करना पड़ा। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग केस है, वही हम लोग देखेंगे, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, इस अपरेंट वेट को कैसे कैलकुलेट करेंगे वो उसको देखते हैं हम लोग। जब लिफ्ट ऊपर जा रहा है, व्हेन लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, ठीक है। जब मैंने बताया कि जब लिफ्ट क्या है, रेस्ट पे है, पहला कंडीशन क्या आ गया कि जब लिफ्ट जो है सिंपली जो है फ्लोर पे है और रेस्ट में, न ऊपर जा रहा है न नीचे जा रहा है, यानी न ऊपर एक्सिलरेट हो रहा है न नीचे एक्सिलरेट हो रहा है। तो या तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा हो, या फिर जो है क्या हो, न एक्सिलरेट कर रहा हो न डी एक्सिलरेट कर रहा हो। तो वो केस जब होगा तो वहाँ पे एक्सिलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो वो सिंपली केस हो जाएगा, जो रिएक्शन फोर्स होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, mg के बराबर हो जाएगा, और नॉर्मल वाला हमारा केस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब ये एक्सिलरेट कर रहा हो ऊपर की तरफ, यानी कि एक्सिलरेशन आ रहा होगा, तो वही लिखा व्हेन लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड नेट अपवर्ड फोर्स ऑन दिस लिफ्ट, जो नेट फोर्स होगा उसी के कारण तो एक्सिलरेशन आ रहा होगा इसमें। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिख सकते हैं, तो वो नेट फोर्स क्या होगा, अगर एफ नेट की मैं बात करूं सिंपल, ऑब्वियस सी बात है, ये ज्यादा रहा होगा तभी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आर माइनस एम जी नेट फोर्स होना चाहिए। वही को यहाँ पे हमने लिखा है एफ नेट इक्वल टू आर माइनस एम जी। अब न्यूटन्स लॉ को आइए लगाते हैं। जब न्यूटन्स लॉ को हम लोग लगाने जाएंगे इसको, तो आर माइनस एम जी किसके बराबर हो जाएगा, एफ के बराबर हो जाएगा, और वो किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन के। हेंस अपरेंट वेट आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यम प्लस, ये देखिए ये अब एक्स्ट्रा यम प्लस जी प्लस एम ए, उसको जो वेट दिखाएगा रीडिंग में, अपरेंट वेट जो दिखाएगा वो एक्चुअल वेट से ज़्यादा दिखाएगा जब ऊपर की तरफ जाता होगा। अब जरा अपरेंट वेट की और भी आप इसको जो है आप फील करते हैं,
ये जो है कोई रियल फोर्स नहीं, ये स्यूडो फोर्स है। आप जब ऊपर की तरफ जाते हैं, कभी भी लिफ्ट में अगर गए होंगे तो आपको अपना वेट ज़्यादा लग रहा होगा, और नीचे की तरफ आ रहे होंगे तो आपको अपना वेट कम लग रहा होगा। तो जब ऊपर की तरफ आप जा रहे होते हैं तो इसी के कारण जो है वो आपको अपरेंट वेट के कारण क्या होता है आपको पता चलता है, वही वेट क्या कहलाता है। जब जो आपको फील होता है कि आपका वेट ज़्यादा हो गया है, तो वही क्या है, आपका अपरेंट वेट है। वो जो है जब ये एक्सेलरेशन में आ जाता है लिफ्ट, उसके कारण वो वेट आता है। तो उसको कैसे निकालेंगे, जब ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट आप याद कर लीजिएगा, R इज इक्वल टू एम प्लस एम जी प्लस एम ए हो जाएगा। जहाँ से हमने एम को कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, जब लिफ्ट ऊपर जा रहा होगा ए एक्सीलरेशन से, तो वो अपरेंट वेट क्या रहा होगा। इसको एक फोटो से भी हम लोग अभी फील करने की कोशिश करेंगे एक एक केस को। जैसे यहाँ पे देखिए, इसको फोटो को ध्यान से देखिए। इसी नॉर्मल वेट जो है पहला केस है जब एक्सीलरेशन 0 है, ठीक है, तो आपको नॉर्मल वेट फील हो रहा होगा जब आपने लिफ्ट में बैठे होंगे जब एक्सीलरेशन। लेकिन जब ऊपर की तरफ जा रहा है ग्रेटर देन नॉर्मल वेट आपको फील करेगा। यही वाला केस हमने बताया, ये वाला है मैन, जब क्या हो रहा है, लिफ्ट क्या जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। लिफ्ट आपका ही देखिए इसमें बना हुआ है, जब लिफ्ट क्या कर रहा है, इसे एक्सीलरेट कर रहा है। और यही जब अभी नीचे जब आप आते हैं, आपको वेट क्या फील होता है, जो है बिल्कुल नीचे की तरफ आ रहा है, तो आपका वेट क्या होता है, लेस देन नॉर्मल वेट आपका होता है। तो उसको उस केस को भी आइए देखते हैं हम लोग। दूसरा केस है when lift is moving downward। जब लिफ्ट क्या कर रहा है, डाउनवर्ड मूव कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेट कर रहा है, देन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अपरेंट की, वो देखते हैं। नेट डाउनवर्ड फोर्स जो हो जाएगा, नेट अपवर्ड फोर्स यहाँ पे लिखा हुआ, बट नेट जो है जो फोर्स हो जाएगा इसका, अब आपको पता है कि नीचे की तरफ जा रहा है, बेसिकली डाउनवर्ड होना चाहिए। डाउनवर्ड फोर्स क्या जाएगा, अब ऑब्वियस बात नीचे की तरफ जा रहा है तो एम जी माइनस आर होना चाहिए नेट फोर्स। वही यहाँ पे लिखा है आर इज इक्वल टू एम जी माइनस आर। ये किसके बराबर होगा, अब एफ नेट इज इक्वल टू हम लोग लगा दें न्यूटन्स लॉ, एम इंटू ए लगा दें, तो एम जी माइनस आर इज इक्वल टू एम ए। तो अब अपरेंट वेट आर को ही तो हम अपरेंट बोलते थे, जो रीडिंग दिखाएगा वो, तो क्या हो जाएगा इस बार एम जी माइनस ए। देखिए जो आपको कम लग रहा है ये एक्सिलरेशन के कारण हो रहा है, ठीक है। तो अपरेंट वेट इस केस में क्या होगा, लेस देन एक्चुअल वेट होगा। नोट हियर एम इज इक्वल टू एम एन प्लस एम टू। यहाँ पे जो मास यहाँ पे बात हो रही है वो किसकी है, लिफ्ट की, मास ऑफ लिफ्ट प्लस मास ऑफ बॉडी की। इस चीज को आप ध्यान रखें, एम वन और एम टू को। तो इसमें देखिए कि जो न्यूटन्स लॉ सीधे आप क्या कर पा रहे हैं, नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं। जो न्यूटन्स लॉ है उसको आप क्या कर रहे हैं, सीधे नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं। आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, तो ही आपको अपरेंट वेट मिलेगा। जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो वो जो अपरेंट वेट होगा एक्चुअल वेट से ग्रेटर होगा, और जो नीचे की तरफ आ रहे होंगे तो अपरेंट वेट जो होगा एक्चुअल वेट से लेस होगा। अपरेंट वेट इक्वल टू एक्चुअल वेट होगा जब जो है लिफ्ट हमारा देखते हैं। इफ कुछ नोट पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे रिलेटेड देखते हैं। इफ लिफ्ट इज एट रेस्ट आर मूविंग अपवर्ड आर डाउनवर्ड विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब जो वही मैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात कर रहा था, जब वो रेस्ट में था तो हमको पता था कांस्टेंट वेलोसिटी का क्या मतलब हो गया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का हो गया। तो इस केस में क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन तो हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। तो आपको पता है रिएक्शन फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, एम जी की। यानी कि अपरेंट वेट किसके बराबर हो गया, एक्चुअल वेट के। दोनों केस हमने आपको बता रखे हैं पहले भी कि जब एक्सीलरेशन हमारा 0 हो जाएगा, एक्सीलरेशन हमारा 0 हो जाएगा, जो रेस्ट में हो या, तो हमारा क्या हो जाएगा, अपरेंट वेट एक्चुअल वेट के बराबर होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। अगर आप सोचो दोनों बराबर हो जाए, तो इफ लेफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड एट द रेट ऑफ जी, जो अभी मैं बता रहा था कि उस केस में ये देखिए, अगर ये हमारा जो है ये जी के बराबर हो जाए, मतलब नीचे की तरफ ये भी जी के बराबर हो जाए और ये भी जी के बराबर हो जाए, तो जो जी के बराबर अगर हो जाएगा तो आपको क्या फील होगा कि आपका कोई वेट है ही नहीं, वेटलेसनेस। इस केस में आपको जो है वो वेटलेसनेस कंडीशन ही हो जाएगी। कभी कभी ये पूछा भी जाता है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। वेटलेस कंडीशन क्या होता है, जब अपरेंट वेट जो है वो किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। अपरेंट वेट जो है वो किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाएगा, तो वेटलेस कंडीशन कहलाएगा। कैसे, नीचे की तरफ आ रहा, नीचे की तरफ आ रहा था तो हमारे पास जो अपरेंट वेट का फॉर्मूला आया था, क्या आया था, एम जी माइनस एम ए। किसके बराबर हो गया, जी के बराबर हो गया, तो एम जी माइनस एम जी इज इक्वल टू क्या हो गया,
भाई ये केस तो होगा ही। अब देखो आपको जो रीडिंग लगे आपके पास, इसकी खूबसूरती ये होगी कि जब आप वेइंग मशीन की रीडिंग देखेंगे तो वो रीडिंग क्या दिखा रही होगी, 0 दिखा रही है। तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखें। एक केस जो है यहाँ पे हम लोग और देखेंगे, लास्ट केस इसका देखेंगे। फोटो में आप देखते रहिए वेटलेसनेस। ये देखिए ये जो है जब नीचे की तरफ आ रहा होगा तो लेस देन, आप जब वेइंग मशीन में देखते रहेंगे तो आपको वेट जो है लेस दिखाएगा देन नॉर्मल वेट। और ये जो ए और जी के बराबर हो जाएगा जब ए और जी क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। वेटलेसनेस की कंडीशन है ये। इसमें देखिए ए किसके बराबर हो गया, जी के बराबर आते समय, और डाउनवर्ड क्या है, एक्सेलरेटेड है। तो ये कौन सा केस है हमारा, वेटलेसनेस का, भारहीनता हिंदी में इसको बोलते हैं, भारहीनता की कंडीशन। एक केस इसमें लास्ट केस बचता है, इफ लिफ्ट इज एक्सिलरेटिंग डाउनवर्ड एट द रेट ऑफ ए ग्रेटर देन जी। तो अब ऑब्वियस सी बात है, जब ए ग्रेटर देन जी से आ रहा होगा तो जो हमारी वैल्यू आ रही होगी, यहाँ पे ध्यान से देखिए, अभी अपरेंट वेट का जो हमारे पास फॉर्मूला आया था वो यही आया था, आर इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए। तो अब क्या हो गया, यहाँ जी एम के बराबर नहीं है, यहाँ ए जो है ग्रेटर देन जी है, तो जो रिएक्शन फोर्स की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, हर हाल में नेगेटिव आएगी। तो वही लिखा है, आर नेगेटिव हो जाएगी, हेंस अपरेंट वेट इज नेगेटिव, which means that body will rise from the floor of the lift and stick to the ceiling। ये वाला कंडीशन हमने नहीं दिखाया है, लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाके चिपक जाएगा सीलिंग से इसके, इस कंडीशन में। तो इन कंडीशंस को ध्यान रखिए, और इनसे रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो उसको क्या करिएगा, आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ठीक है, हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑन द हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, कुछ स्पेशल केसेस हम लोग देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख रहे हैं, तो जिसमें हम लोग देखेंगे कि एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करेंगे, आप एक ब्लॉक के एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे ऑन ए हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस, हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पे। ये देखिए ये हमारे पास जो ब्लॉक रखा है इसको कहाँ रखा गया है, स्मूथ सरफेस है। स्मूथ सरफेस का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि क्या हो रहा होगा, फ्रिक्शनलेस बात हम लोग कर रहे हैं। स्मूथ सरफेस क्या हो गया, फ्रिक्शन लेस हो गया, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, अब इसको क्या किया जा रहा है, इधर की तरफ पुल किया जा रहा है। जब पुल किया जा रहा होगा इसमें तो कौन कौन से कंडीशन बनेगी हम लोग देखेंगे। तो सीधे सीधे आर, दो कंडीशन, आर किसके बराबर हो जाएगा, एम जी के बराबर हो जाएगा रिएक्शन फोर्स, ठीक है। और दूसरा केस जो होगा एफ इजिकल टू एम ए लगाएंगे, सिंपल वाला केस हो जाएगा ए इजिकल टू एफ अपॉन एम। इसका एक्सेलरेशन कैसे आप बता सकते हो, सिंपली बता सकते हो, और कोई फोर्स इस पर एक्ट ही नहीं कर रहा है। रिएक्शन फोर्स क्या रहेगा, एम जी के बराबर होगा। और जो है स्मूथ हॉरिजॉन्टल है तो इसको सिंपली आप क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। तो आपको क्या देखना है, जो नॉर्मल केस हम लोग देखते हैं, एक बॉडी जो है जो आगे बढ़ रही है, बस वही वाला केस, एक्सेलरेटर कोई फोर्स उसको पुल कर रहा है, बस वही वाला केस हमारे पास इसमें हो जाएगा। इसमें हम लोगों ने चूंकि स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो वहाँ से सिंपली एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा, नॉर्मल केस हो जाएगा, ए इज इक्वल टू एफ अपॉन। अब दूसरा केस हम लोग देखेंगे, इसी में देखेंगे एक्सेलरेशन आप ब्लॉक देखेंगे आने हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस, जब उसको पुल किया जा रहा होगा एट एन एंगल थीटा पे, तो थीटा टू द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से जब उसको थीटा एंगल पे पुश किया जा रहा होगा तो जो है उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जरा उस केस को डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे हम ध्यान से देखिए, हमारे पास क्या है, एक ब्लॉक है, एम मास का ब्लॉक है हमारे पास। इसको क्या किया गया है, ये हॉरिजॉन्टली जो है थीटा एंगल पे, ये हॉरिजॉन्टल हो गया हमारा, ये हॉरिजॉन्टल, ये क्या हो गया वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल का केस हो गया। एंड दिस इज द वर्टिकल केस, ठीक है, वर्टिकल केस हो गया। तो वर्टिकल केस में अगर हम लोग देखें तो अभी
क्या है, फोर्स कितने पे लग रहा है, थीटा एंगल पे लग रहा है। अब ऑब्वियस सी बात है, इसके दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। थीटा वाला कंपोनेंट क्या चला जाएगा, एफ कॉस थीटा, इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या चला गया, एफ साइन थीटा चला गया। अब हमको पता है कि जो एक्सेलरेशन आता है वो हमेशा किसके कारण आता है, हॉरिजॉन्टल की, क्योंकि जो है एक्सेलरेशन को हमको देखना है, ऊपर वाला कंपोनेंट है किसके साथ मैनेज हो गया, रिएक्शन फोर्स जो है। अगर इसको हम लोग सॉल्व करना चाहें तो जो mg के बराबर होगा ये वाला केस, तो r प्लस एफ साइन थीटा, आर प्लस एफ साइन थीटा, टोटल फोर्स जब इधर काम कर रहा होगा क्या कर रहा होगा, आर प्लस एफ साइन थीटा काम कर रहा होगा, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, वेट ऑफ द बॉडी की एक कंडीशन ये हो जाएगा। दूसरा कंडीशन आर इज इक्वल टू यहाँ रिएक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, ये एम जी माइनस एफ साइन थीटा हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिए। अगला जो इसमें एक्सेलरेशन आ रहा होगा वो केवल किसके कारण आ रहा होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के कारण आ रहा होगा। तो एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, एम ए के, और एम ए किसके बराबर हो जाएगा, एफ कॉस थीटा अपॉन एम के। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब तक हम लोगों ने क्या देखा, स्मूथ सरफेस देखा जो कि क्या था, हॉरिजॉन्टल था। अब हम लोग देखेंगे इंक्लाइंड प्लेन पे, स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन हमारा होगा, उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जब इंक्लाइंड प्लेन जो है वो क्या है, रेस्ट में है, वो क्या कर रहा है, मोशन नहीं कर रहा है। ये देखिए हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन जो है ये एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, खुद प्लेन ये जो है क्या है, रेस्ट पे है इंक्लाइंड प्लेन। केवल इसमें क्या कर रहा है, ब्लॉक मूव कर रहा है हमारा। जब ब्लॉक मूव कर रहा होगा तो ऑब्वियस सी बात है नीचे की तरफ क्या काम कर रहा होगा, फोर्स काम कर रहा होगा। तभी जो है देखते हैं व्हेन इंक्लाइंड प्लेन इज एट रेस्ट, नॉर्मल रिएक्शन आर इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखिए कोई भी अगर स्मूथ प्लेन पे रखा हुआ है, आप सभी जानते हैं इस तरीके से रखा होगा, तो क्या कर रहा होगा, इसका जो मास यम है सपोज के लिए, जो इसका वेट काम कर रहा होगा एम जी नीचे की तरफ काम कर रहा होगा, जो कि रिएक्शन के साथ बैलेंस नहीं होगा। और इसको अगर वर्टिकल से मैं थीटा मान लेता हूँ, तो जो इसके वर्टिकल दो कंपोनेंट अगर मैं डिवाइड करूँ तो ये इधर जो आ जाएगा एम जी कॉस थीटा आ जाएगा, दूसरी तरफ थीटा के दूसरी तरफ ये वाला क्या चला जाएगा, एम जी साइन थीटा चला जाएगा। तो जो रिएक्शन फोर्स बराबर होगा वो किसके बराबर होगा, आर इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। एम जी के बराबर नहीं होगा इस केस में, आप लोग ध्यान रखिएगा। हॉरिजॉन्टल के केस में जो था, इंक्लाइंड प्लेन के केस में नहीं, हॉरिजॉन्टल के केस में एम जी के बराबर था जब रेस्ट पे था। इस केस में एम जी के बराबर ना होकर एम जी कॉस थीटा के बराबर होगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिए। और अगर आपको ये डायरेक्ट आंसर्स पता रहेंगे, फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट अलोंग द इंक्लाइनिंग प्लेन। इस वाले फ्रिक्शन फोर्स की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, इसकी बेसिकली बात हम नहीं कर रहे हैं। तो ये ब्लॉक जो नीचे की तरफ आ रहा होगा वो किसके कारण आ रहा होगा, या फिजिकल टू, क्योंकि ये स्मूथ है तो अभी फ्रिक्शन की बात नहीं करें, नहीं तो जो ये फ्रिक्शनल फोर्स होगा इसके साथ में क्या हो जाता है, बैलेंस अगर हो जाता तो वो किसके बराबर हो जाता है, ये दोनों क्या हो जाता है, इसी पे ये रुक जाता है। ठीक है, या ये ग्रेटर होता तो नीचे की तरफ खिसकता, फ्रिक्शन उसको भी कंसिडरेशन में नहीं लेना, इसलिए वही लिखा है फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन जो रहेगा क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू एम जी साइन थीटा। अब इसी के कारण एक्सेलरेशन हो रहा होगा, क्योंकि यही हमको एक्सेलरेशन दिख रहा था, एम ए इज इक्वल टू, तो हम लोग लगा सकते हैं एफ इज इक्वल टू एम ए लगा दें, तो ये जो है एम ए के बराबर हो जाएगा, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी साइन थीटा। एम से एम कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया, जी साइन थीटा हो गया। ठीक है, इन केसेस को आप क्या करेंगे, अच्छे से ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट केस देखते हैं, जब हमारा इंक्लाइंड प्लेन जो है वो क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, तो हमने देख लिया कि जब स्मूथ प्लेन पे क्या है, हमारा जो स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है वो क्या है, एक्सेलरेट नहीं हो रहा है। अब हमारा जो स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है वो सपोज कीजिए बी से क्या कर रहा है, एक्सिलरेट कर रहा है, वही यहाँ पे गिवन है, उसका एक्सेलरेशन हमको निकालना है। व्हेन इंक्लाइंड प्लेन इज गिवन है हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन v, पूरे को क्या किया गया, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन क्या दिया गया, v दिया गया। सिंस बॉडी लाइज इन द एक्सेलरेटिंग प्लेन एंड इनिशियल फोर्स mv एक्ट्स ऑन इट्स अपोजिट डायरेक्शन, और ये कितना बनाता होगा, थीटा एंगल बनाता हुआ क्या करेगा, एक्ट करेगा। तो इधर क्या चला जाएगा, एम बी कॉस थीटा चला गया, और इधर क्या चला जाएगा, इसी डायरेक्शन में ये इधर जो है आएगा, इधर गया, इधर क्या आ गया, यहीं पे सामने ये एम बी साइन थीटा, ये काम करेगा। तो आइए जरा देखते हैं, नॉर्मल रिएक्शन आर किसके बराबर हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, आर किसके बराबर, एम बी कॉस थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा प्लस एम बी साइन थीटा के बराबर हो जाएगा इस केस में। ठीक है, नेक्स्ट
क्योंकि अब यहाँ पे अगर हम लोगों को F इक्वल टू एम ए लगाना है, नोट, ठीक है, अगर F की बात करें F इक्वल टू एम ए तो एम जी साइन थीटा माइनस एम बी कॉस थीटा। एम बी कॉस थीटा क्यों लगा? क्योंकि वो जो है अपोजिट डायरेक्शन में, अगर आपको पता हो इस फोटो में ध्यान से देखें तो जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा था, ये जब मैंने इसको दो फैक्टर में दो कंपोनेंट्स में ब्रेक किया था, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में जहाँ क्या चला गया था, इससे ये थीटा बनाता हुआ तो एम बी कॉस थीटा इधर चला गया था और एम बी साइन थीटा इधर आ गया था। तो जब इधर के लिए नेट फोर्स एफ नेट निकालने की आप कोशिश करेंगे जिससे ये वाला एक्सेलरेशन आ रहा है इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा माइनस एम बी कॉस थीटा, वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम से एम कैंसिल हो गया, ये एम से एम क्या हो गया कैंसिल, जो हमारा एक्सेलरेशन की वैल्यू आई जी साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा। इन फॉर्मूलों को डायरेक्ट ध्यान रखिए और कैसे निकाले गए इसको भी ध्यान रखिए, सो दैट कि आप क्या कर सकें, इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। नोट देखते हैं, द कंडीशन फॉर बॉडी टू बी एट रेस्ट रिलेटिव टू द इंक्लाइंड प्लेन इज दैट ए इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो जब ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो उसके कंडीशन हो जाएगा बॉडी का रेस्ट में इंक्लाइंड प्लेन के। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, हम चाहते हैं कि वो कहाँ रहे, रेस्ट पे रहे और क्या करे, इनर्शियल फ्रेम, हमारा जो फ्रेम है वही क्या करे, केवल मोशन करे, तो उसका एक्सेलरेशन क्या कर दें, जीरो कर दें। जब वो जीरो कर देंगे तो जी साइन थीटा इज माइनस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो हो गया, तो बी इज इक्वल टू क्या आ गया, जी टैन थीटा। इस वैल्यू को ध्यान रखें, फॉर्मूले को ध्यान रखें। नेक्स्ट देखते हैं, अब बहुत हम लोगों ने दो इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर लिया। पहला मैन इन अ लिफ्ट, दूसरा जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि स्मूथ सरफेस पे जो है एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल इंक्लाइंड प्लेन पे कैसे निकालेंगे। अगला हमारा केस है, थोड़ा सा हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में पढ़ेंगे और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, स्यूडो फोर्सेस क्या होते हैं, उनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, आगे बातचीत करेंगे। देखते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को दो टाइप में डिवाइड किया गया है। एक तो जैसे आप जानते भी होंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, दूसरा हमारा क्या होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जिसमें हम और आप नॉर्मली अभी तक जितनी भी हमने अपनी स्टडी की थी उन सभी को जो है क्या, जितनी भी लगभग अभी तक इसके पहले की क्लासेस में स्टडी रही हैं, सबके सब क्या रहे हैं, इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जितने भी फिजिक्स के लॉज रूल्स दिए जाते हैं वो सब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए दिए जाते हैं, उसी के लिए क्या होते हैं, वैलिड होते हैं। ए रेफरेंस फ्रेम व्हिच इज आइदर एट रेस्ट आर यूनिफॉर्म मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन। ए नॉन, या फिर क्या हो जाएगा, क्या हो कि अब ऑब्वियस सी बात है, देखिए या तो रेस्ट की कंडीशन में हो रहा हो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉर्मली जब हम लोग मोशन इन प्लेन को भी स्टडी करते थे इसको एक्स और वाई मानते थे, तो इसको तो रेस्ट में ही मानते थे ना, इसी को तो ऑरिजिन मानते थे सारी चीज़ें। ये सब हमारे पास क्या थे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही थे। वही लिखा है ए रेफरेंस फ्रेम, ये क्या होते थे, एक्स वाई जी हमारे पास रेफरेंस फ्रेम ही तो हुआ करते थे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। वही चीज़ आइदर रेस्ट, और नॉर्मली हम इनको क्या मानते थे, रेस्ट पे मानते थे, या यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन कर रहे हो। तो आप सभी को पता है कि ये कंडीशन कौन सा होता है, नॉन एक्सेलरेटेड का केस ही होता है। तो ए नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी किसी भी तरीके का, जैसे अभी हमने इंक्लाइंड प्लेन वाला देखा, तो क्या कर रहा था, पहले ही एक्सेलरेट कर रहा था बी से, बी एक्सेलरेशन से वो पहले एक्सेलरेट कर रहा था, तो एक्सेलरेट, इसको एक्सेलरेट नहीं करना। एक्सेलरेशन ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो क्या कर रहा हो, जैसे नॉर्मली अभी मैं पूछूंगा कि आपके घर से आपके स्कूल की दूरी क्या है, तो आप कहोगे 15 किलोमीटर, और आपने अपने घर को क्या मान रखा है, रेफरेंस फ्रेम मान रखा, वो क्या है, रेस्ट पे है, वो रेस्ट पे है, तो कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। ठीक है, और यूनिफॉर्म वाला केस हमको देखने को मिलता नहीं, हमने फ्रिक्शन लेस जो है, नॉर्मली जब फ्रिक्शन लेस मान लें, सारा केस जो है फ्रिक्शन धरती से हटा दें, तो वो वाला केस देखने को मिलता है। और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में जाके देखिए कि कैसे हम यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन अचीव करते हैं। तो अगर सिंपली लैंग्वेज में बोला जाए, ए नॉन एक्सिलरेटिंग फ्रेम, एक नॉन एक्सिलरेटिंग फ्रेम को क्या बोला जाएगा, ए नॉन एक्सिलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड एज एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। All the fundamental laws of physics have been formulated in respect to the inertial frame of reference। जो अभी तक आप सारे रूल्स पढ़ते आ रहे हैं सब के सब किसके लिए वैलिड हैं। अब जरा एक फोटो से आपको बताने की कोशिश करते हैं। ये देखिए,
यहाँ पे इस केस में एक्सेलरेशन 0 है, तो वो क्या हो जाएगा, इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा। इनर्शियल फ्रेम में अब ये कैसे जी एक्सेलरेशन कब 0 हो जाएगा, या तो क्या रहे, रेस्ट पे रहे ऑब्जेक्ट, या फिर क्या रहे, इस पे यूनिफॉर्म मोशन में रहे। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन तो ही केस में क्या हो पाएगा, रेस्ट में हो पाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। और नॉर्मली हमारे पास ज़्यादातर क्या केस रहता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ही केस रहता है, जब एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, 0 नहीं। तो वही क्वेश्चन इसने पूछा, इनर्शियल फ्रेम रेफरेंस एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। हाँ बिल्कुल करते हैं, ज़्यादातर कंडीशन में जो है करते भी हैं। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के भी हम लोगों ने कुछ केसेस देखे हैं, जैसे अभी लिफ्ट वाला केस देखा था, जो ऊपर एक्सिलरेट कर रहा था, नीचे एक्सिलरेट कर रहा था, तो डायरेक्ट न्यूटन्स लॉ हम लोग नहीं लगा पाए थे, उसमें हमको कुछ माइनस प्लस करना पड़ा था, तभी अपरेंट वेट का केस आया था। ठीक है, तो इस टॉपिक्स को बड़े ध्यान से पढ़िए। आइए आगे थोड़ा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में पढ़ते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, नॉन एक्सिलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो था वो क्या था, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ए एक्सिलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड एज, तो जो हमारे पास यहाँ पे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या कर रहा होगा, एक्सिलरेट कर रहा होगा, तो ही इसका नाम क्या दिया गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस दिया गया। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर नॉट डायरेक्टली एप्लीकेबल इन सच फ्रेम्स, वो तो हम लोगों ने देख ही लिया, चाहे जो है कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा था या कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ रहा था, चाहे मैन इन लेफ्ट लिफ्ट का केस देख लीजिए, चाहे आप एक्सिलरेटिंग इंक्लाइंड प्लेन का हम लोगों ने केस देखा था। बिफोर द एप्लीकेशन वी मस्ट ऐड स्यूडो फोर्स। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि स्यूडो फोर्स क्या होता है, एक नया टर्म हमारे पास आया, स्यूडो फोर्स। वो फोर्स होते तो नहीं है, जैसे अगर आप ध्यान से देखें, जब हम लोग स्यूडो फोर्स के बारे में अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी जान लीजिए उन फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, स्यूडो फोर्सेस बोलते हैं। ठीक है, ए रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बिकॉज इट इज आल्सो एक्सिलरेटिंग ऑन सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस रोटेट कर रहा है, अगर रोटेट कर रहा होगा तो उसमें क्या आ रहा होगा, एक सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन आ रहा होगा। ऑब्वियस सी बात है, वो पर्टिकुलर क्या रोटेट कर रहा होगा, एक सर्कल, एक पर्टिकुलर सर्कुलर फॉर्म में वो रोटेट कर रहा होगा, तो अंदर की तरफ एक एक्सिलरेशन लग रहा होगा, एक फोर्स लग रहा होगा, तभी वो सर्कुलर फॉर्म में रोटेट कर रहा है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा कैसे किस में आ जाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आएगा। इस चीज़ को कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है, तो आप लोग क्या करिएगा, 1 नंबर में इसको ध्यान रखिएगा। आइए जरा स्यूडो फोर्सेस की हम लोग बात कर लेते हैं। स्यूडो फोर्स का मतलब जो हो गया, अगेन जैसे अपरेंट वेट आपको मैंने बताया था, उसी तरीके से उन्हीं फोर्सेस, उन्हीं को बताने के लिए हमारे पास क्या किया गया, स्यूडो फोर्सेस को लाया गया। स्यूडो फोर्सेस को कभी कभी फिक्टिशियस फेक फोर्स, फिक्टिशियस फोर्स, या फिर अपरेंट फोर्स भी बोलते हैं। अपरेंट के बारे में तो आपने अच्छे से पढ़ ही लिया, जो आभास हो रहा होता है, जो दिखाई पड़ रहा होता है, एक्चुअल में वो होता भी नहीं है। The force on a body due to acceleration of non-inertial frame is called as fictitious, apparent or pseudo forces। ये फोर्सेस क्या होते हैं, ये फोर्सेस जो है, जो ऑब्जर्वर होता है, जो ऑब्जेक्ट हो रहा होता है, उसको फील होता है। जैसे आपको मैं पहला एग्जांपल दूं, तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, ऐसा नहीं कि स्यूडो फोर्स हम लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, अब अपरेंट फोर्स जो है या फिर फिक्टिशियस फोर्स को पहली बार पढ़ रहे हैं। तो जो हमारे पास, जब हम क्या करते हैं, मैंने इसको बहुत बार एग्जांपल देके आपको बताया। सपोज कीजिए हमने छोटे से ग्लास को जो है, उसको क्या किया, रस्सी के द्वारा एक कार्डबोर्ड पे रस्सी पे रख दिया, कार्डबोर्ड पे रस्सी, 4 रस्सी को हमने क्या किया, 3-4 चारों रस्सी को ऊपर कनेक्ट कर लिया, और उसको इस तरीके से सब कार्डबोर्ड रख के यहाँ से एक स्ट्रिंग लिया, यहाँ से एक स्ट्रिंग लिया, यहाँ से एक स्ट्रिंग लिया, यहाँ से स्ट्रिंग लिया, चारों स्ट्रिंग को हमने ऊपर पकड़ लिया। अब उसको क्या कर रहा हूँ मैं, सर्कुलर फॉर्म में रोटेट कर रहा हूँ। अब आप ध्यान से ऑब्जर्व करिए, जो ग्लास का पानी है वो गिरता तो है नहीं ना, गिलास गिरता है। ठीक है, जब ये ऊपर की तरफ यहाँ पे पहुंच रहा है, यहाँ पे ऊपर की तरफ टॉप पे पहुंच रहा है, गिलास गिर तो जा नहीं रहा है। ऑब्वियस सी बात है, इसको जो नीचे की तरफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी उस पर काम कर रही है, उसको बैलेंस करने के लिए दूसरी तरफ एक फोर्स लग रहा होगा, इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम लोग बोलते हैं। वो भी होता तो है नहीं, लेकिन आपको क्या होता है, फील हो रहा होता है। ऐसे ही अगर अभी आप कभी आपने मैरी गो राउंड पे अगर आपने मोशन किया होगा, मैरी गो राउंड पे, तो आप जब बैठते हैं तो आप क्या करते हैं, उनके हैंडल को तेजी की तरफ पकड़ लेते हैं, और जब आप रोटेट करना शुरू करते हैं तो आपकी बॉडी बाहर की तरफ जाना शुरू हो जाती है।
ऐसा तो कोई फोर्स है नहीं, तो आपको बैलेंस करने के लिए उसको अंदर की तरफ तेजी के साथ पकड़ना पड़ता ताकि आप बाहर ना फेंक दिए जाओ। ऐसा तो फोर्स कहीं आपको देख, लेकिन आपको क्या हो रहा, फील हो रहा जब आप मोशन में हो मैरी गो राउंड पे, या फिर जो ग्लास का हमारे पास सिस्टम था स्ट्रिंग के साथ में मैंने बनाया था, वो जब रोटेट कर रहा था तो उसको एक फोर्स फील हो रहा था, उसी फोर्स को फिक्टिशियस फोर्स, स्यूडो फोर्स, या वैसे सेम यहाँ भी सारा केस वही पे है। ए फोर्स ऑन ए बॉडी ड्यू टू द एक्सिलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मैंने क्या बताया था, वो केस भी बताया था, एक कोई भी रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो भी क्या आएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आएगा। वो फोर्स उसको फील क्यों होता है, क्योंकि उसके एक्सिलरेशन के कारण, क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा जो है जिससे उसको हम मेजर कर रहे हैं वो खुद ही क्या है, एक्सिलरेशन में है। और एक्सिलरेशन तभी आता है किसी में जब कहीं ना कहीं क्या काम कर रहा हो, एक फोर्स काम कर रहा होगा, इसीलिए हमको इसको नाम देना पड़ा, फोर्स देना पड़ा, स्यूडो फोर्स देना पड़ा या फिक्टिशियस फोर्स देना पड़ा। इट इज गिवन बाई एफ इज इक्वल टू, ये भी जो है एफ इज इक्वल टू माइनस एम ए नॉट। इन सबकी हम मीनिंग देखेंगे, जहाँ पे ए नॉट जो है, वेयर ए नॉट इज एक्सिलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसके रिस्पेक्ट में आप क्या कर रहे होंगे उसको देख रहे होंगे। यम इज द मास ऑफ द पार्टिकल आर बॉडी, द डायरेक्शन ऑफ स्यूडो फोर्स मस्ट बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सिलरेशन ऑन द नॉन इनर्शियल फ्रेम। इसीलिए यहाँ पे क्या आया हुआ है, नेगेटिव साइन आया हुआ है कि ये क्या है, स्यूडो फोर्स हमारा, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन कैसे बताओगे आप, जो एक्सेलरेशन अगर इस डायरेक्शन में हो रही तो फोर्स की, स्यूडो फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, अगर स्यूडो फोर्स की डायरेक्शन ये होगी तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये होगी नॉन इनर्शियल फ्रेम की। तभी यहाँ पे नेगेटिव साइन उसी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ स्यूडो फोर्स मस्ट बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम के अपोजिट होगा। इसको ऐसा नहीं कि हम लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, अगर आप लोग ध्यान दीजिए जो यहाँ से लिखा जाता है ये फिजिकल टू एम ए बोला जाता है, तो क्या बोला जाता है, जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वही फोर्स की डायरेक्शन होगी। अगर आपको बाई चांस फोर्स पता हो तो वही क्या हो जाती है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हो जाती है। लेकिन यहाँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या कर रहा है, खुद ही एक्सेलरेट कर रहा है, तो जिसके कारण स्यूडो फोर्स आ रहा है, तो वो क्या है, इसको नेगेटिव साइन से दिखाया गया कि वो क्या रहेगा, हमेशा अपोजिट साइन में। इसमें तो अपोजिट साइन नहीं आया था, नेगेटिव साइन नहीं आया था, तो यहाँ से हमको डायरेक्ट पता था जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वही फोर्स की डायरेक्शन होगी, यहाँ नेगेटिव साइन आएगा तो स्यूडो फोर्स फिक्टिशियस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, जिससे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा जो है एक्सेलरेट कर रहा होगा उसकी क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब देखते हैं कि एफबीडी हम लोगों ने बनाना सीख लिया था इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए। जो भी एफबीडी मैंने आपको अर्लियर वीडियोस में बताए थे, प्लेलिस्ट के अर्लियर वीडियोस में जो मैंने एफबीडी आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना बताया था कि किसी भी बॉडी का जब आप फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं तो उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस को आपको क्या करना होता है, बताना होता है। ऑब्जेक्ट के द्वारा कहाँ कहाँ फोर्स लग रहा है उसको हमें नहीं बताना होता, ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या क्या लग रहा होता है वो फोर्स को हमको बताना होता है। तो जब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए हम लोग एफबीडी बना रहे होते हैं स्यूडो फोर्सेस के लिए, व्हेन वी ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए mass with respect to an inertial frame of reference, we apply only real forces which are actually acting on the mass। इसको मैंने आपको बताया था, जैसे अभी नॉर्मली बात करें, लिफ्ट जो है अगर रेस्ट में है और बेइंग मशीन रखा तो नीचे की तरफ क्या काम कर रहा है, एमजी काम कर रहा है, और ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन काम कर रहा है, तो ये दो फोर्स बताएंगे, ठीक है। यही दो फोर्स बताते हैं एफबीडी बनाते समय, और मैंने अर्लियर वीडियोस में एफबीडी बना के भी दिखाया। बट व्हेन एफबीडी इज ड्रॉन फ्रॉम ए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ ए स्यूडो फोर्स इन एडिशन टू द ऑल रियल फोर्सेज हैज बीन अप्लाइड टू मेक द इक्वेशन एफ इज इक्वल टू, कुछ हमको क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। अब ऑब्वियस सी बात है, ये पूरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस से क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, और आप बाहर बैठ के देख रहे हो तो आपको तो ये फिजिकल टू एम ही लगेगा, लेकिन अंदर में क्या चल रहा है उसको अगर आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि पूरा का पूरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस का क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, तो आप ऐसा लगा नहीं पाओगे। ए से एक्सेलरेट कर रहा है, अगर ऊपर की तरफ कर रहा है तो आपने देखा होगा जब ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा था तो आपने क्या किया था, आर माइनस एम जी इजिकल टू क्या लगाया था, एम ए लगाया था, तब आर इजिकल टू क्या आ गया था, एम जी प्लस एम ए आ गया था। तो जो अभी ये देखिए एम जी, अभी ये क्या आया था, अपरेंट फोर्स, ये था कि हमारा अपरेंट फोर्स था, जबकि बाहर वाले को क्या दिखाई पड़ेगा, या फिजिकल टू एम ए ही दिखाई पड़ेगा कि बॉडी पे जो है न्यूटन्स लॉ से तो यही फोर्स लगना चाहिए, लेकिन अपरेंट फोर्स अंदर वाले को तो उसका वेट ज़्यादा लग रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको अप्लाई
नहीं कर सकते हैं। तो कुछ इस इक्वेशन में हमको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, तो ही क्या करेंगे, बन जाती है बात। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को में बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, बस छोटे से चेंजेस करने पड़ते हैं, उसको ध्यान रखना पड़ता है हमको। अब इसमें देखते हैं, हमने जो आपको बताया था कि रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी क्या है हमारे पास, जो है वो नॉन एक्सीलरेटेड फ्रेम का ही एग्जाम्पल है। इन केस ऑफ रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस दिस स्यूडो फोर्स इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स व्हेन अप्लाइड फॉर द सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। इस चीज़ को मैंने आपको समझाया भी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे अभी एग्जाम्पल्स देखेंगे जहाँ पे आपको स्यूडो फोर्स दिख रहे होंगे, जिनको हम अलग अलग नामों से जानते हैं, लेकिन वो क्या होंगे, फिक्टिशियस फोर्स होंगे, या फिर स्यूडो फोर्स होंगे, या फिर वो उनको क्या बोलेंगे हम लोग, अपरेंट फोर्सेस भी बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, मैंने बताया कि जो रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एग्जांपल है। तो वही यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जब इन केस ऑफ रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस दिस स्यूडो फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स व्हेन अप्लाइड द फोर्स व्हेन अप्लाइड फोर्स फॉर द सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन तो रहता ही रहता है, तो मैंने वही जो आपको एग्जांपल बताया था, तो उसमें क्या आ जाएगा, स्यूडो फोर्स के जगह पे क्या आ जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को ही हम क्या बोलेंगे, उस केस में स्यूडो फोर्स बोलेंगे। तो आइए कुछ हम फटाफट एग्जांपल, जनरल एग्जांपल देख लेते हैं स्यूडो फोर्स के। ठीक है, पहला अगर हम लोग बात करें, जो है यहाँ पे आप ध्यान से रखिए, ये हमारे पास मास m है जिसको रखा गया है, और इसमें क्या है, ए नॉट एक्सीलरेशन रखा गया है। तो अब इसको देखिए ध्यान से, स्यूडो फोर्स क्या रहेगा। अब वैसे क्या होता है, नॉर्मल एन इज इक्वल टू एम जी होता है। इसके केस में देखिए एक रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा, तो जो है नहीं, तो एन इज इक्वल टू क्या होता है, अगर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता तो क्या हो जाता है, एन इज इक्वल टू एम जी के बराबर हो जाता है। लेकिन अभी ये एक्सेलरेट कर रहा है ए नॉट से, तो इसमें अगर ए से, तो अगर इसमें आपको न्यूटन्स लॉ लगाना है तो आप लगा तो नहीं पाएंगे। जब इसको लगाएंगे एन इज इक्वल टू एम जी लगाएंगे, तो ही आप क्या कर पाएंगे, एक्सप्लेन कर पाएंगे। एन इज इक्वल टू अगर एम जी हो गया, एम जी हो गया इज इक्वल टू एम ए हो गया, एन माइनस एम जी इक्वल टू, ये तो एफ नेट हो गया जो उस पर काम कर रहा होगा, एफ नेट, तभी उसी के कारण एक्सेलरेशन ये आ रहा है। अब जब यहाँ से एन या रिएक्शन फोर्स, इसी को क्या बोलते हैं, एम जी प्लस ए हो जाएगा, वही एम ए, तो इसी को क्या बोलते हैं, देखिए लिखा हुआ है, यही क्या है इस केस में, स्यूडो फोर्स है। नहीं तो उसको वेट अपना ज़्यादा क्यों लगता है लिफ्ट में अगर कोई जा रहा है। तो ऐसे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का केस देखिए, रोटेशनल मोशन के केस में अगर देखें तो सेंटर की तरफ क्या हो गया, एक्सीलरेशन आ गया, मास में इसमें क्या आ गया, टेंशन आ गया। टेंशन के कारण, टेंशन यहाँ पे देखिए आर रेडियस का है, एम मास का है, क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ओमेगा से जो है क्या कर रहा है, पूरा का पूरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी रोटेट कर रहा है। तो जब इसको हम रोटेशनल मोशन आपको पढ़ाएंगे तो और एक्सप्लेन करेंगे, तो यहाँ पे जो टेंशन रहेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के कितना रहेगा, टेंशन के बराबर रहेगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर, और इतना ही क्या लग रहा होगा, बाहर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो ये भी क्या कर रहा होगा, स्यूडो फोर्स। जैसे आप जानते हैं कि अगर सर्कुलर मोशन में कोई मूव कर रहा हो, ये पार्टिकल हो, ये एम मास का हो, और साथ में ये आर हो, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, किसके बराबर होता है, एम पी स्क्वायर बाई आर के बराबर होता है। क्योंकि इस केस में जब ये आने के बाद नीचे नहीं गिरता, यानी कि बाहर की तरफ भी फोर्स लग रहा है, उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और वो उतना लग रहा होता है जितना नीचे की तरफ सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल लग रहा होगा। एफ सी जो है एफ के बराबर होता है, सी एफ के बराबर। तो यही इसी केस में जब रोटेशनल मोशन का केस होता है, तो जो अंदर की तरफ फोर्स लग रहा होता है उतना ही बाहर की तरफ फोर्स लग रहा होता है, उसी फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, स्यूडो फोर्स बोलते हैं। इसके बारे में और डिटेल में हम लोग बात करेंगे जब रोटेशनल मोशन को डिस्कस करेंगे हम लोग। अगला हमने जो है वापस से बताया कि जब हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस इंक्लाइंड प्लेन था, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या कर रहा था, ए से एक्सीलरेट कर रहा था, इसको जो हम लोगों ने क्या किया था, नीचे की तरफ यहाँ एम जी काम कर रहा होगा, ठीक है, एम जी काम कर रहा है। तो अगर इसको हम लोग देखें फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एन साइन थीटा किसके, एम ए के बराबर होता है, तो यहाँ एम ए किसका केस हो जाएगा, स्यूडो फोर्स का केस हो जाएगा। ठीक है, अब एम जी को अगर यहाँ पे ब्रेक करें तो इधर क्या आ जाएगा, एम जी साइन थीटा, ठीक है,
और इधर जो इसका ये नीचे की तरफ क्या करेगा, एम जी नीचे की तरफ काम करेगा, इधर जो चला जाएगा एम जी कॉस थीटा, और इधर जो चला जाएगा क्या चला जाएगा, एम जी साइन थीटा। और एम जी किसके बराबर, नॉर्मल के। तो ये एक्सीलरेट जो करा है अगर लगाना पड़ेगा तुमको तो एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए। इस केस को भी मैं समझा चुका हूँ, इस केस में ये क्या हो जाएगा, स्यूडो फोर्स हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे जो अगर आप किसी ट्रेन या प्लेन से आप जा रहे हैं और ये इसे एक्सीलरेट कर रहा है तो वापस से टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए लगाना पड़ेगा। यहाँ भी वो क्या रहेगा, स्यूडो फोर्स का ही क्या रहेगा, केस रहेगा। ये इनके क्या बने हुए हैं, एफ बी डी बने हुए हैं, तो इनको आप क्या करिएगा, जरूर ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा। मोशन ऑफ ए ब्लॉक इन कॉन्टैक्ट, ये वाले केस हम लोग अब अगला टॉपिक जो हम करने जा रहे हैं, मोशन ऑफ ब्लॉक इन कॉन्टैक्ट। अब क्या होता है, कई बार ऐसे प्रॉब्लम भी हम लोगों को देखने को मिलते हैं जब जो है कई सारे ब्लॉक जो हैं वो आपस में कॉन्टैक्ट में होते हैं। जैसे यहाँ पे 2 ब्लॉक कॉन्टैक्ट में है, यहाँ पे 3 ब्लॉक कॉन्टैक्ट में है। तो अगर इनके मोशन को हमको डिस्कस करना पड़ेगा तो इसको हम कैसे डिस्कस करेंगे, जरा इसको ध्यान से हम लोग देखते हैं। 1 बाय 1 केस को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कंडीशन एक तरफ हमने लिखा हुआ है, देखिए पहला क्या है, कंडीशन है यहाँ पे, कंडीशन फ्री बॉडी डायग्राम। यहाँ पे कैसे वो इक्वेशन अप्लाई होगा और फोर्स और एक्सीलरेशन कैसे बताएंगे हम लोग, वो हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए हमारे पास पहला वाला 2 बॉडी है, ये क्या है, m1 है और दूसरा क्या है, m2 है। इधर से एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया जा रहा है ए और बी पे। तो अगर ध्यान से देखिए ए पे जो फोर्स लग रहा होगा वो क्या लग रहा होगा, m1 पे। f तो लग ही रहा होगा, ए से क्या करेगा, एक्सीलरेट करेगा। और ये जो बी वाला हमारे पास ब्लॉक होगा वो क्या करेगा, उसके मोशन को अपोज करेगा। क्योंकि जब आप ऐसे कांटेक्ट में लगाएंगे तो वो भी क्या करेगा, एक अपोजिंग फोर्स लगाएगा। तो जो इसमें एक्सीलरेशन आएगा वो किसके कारण आएगा, एफ माइनस एफ। इस वाले फोर्स में से इस वाला फोर्स को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, m1 ए के बराबर हो जाएगा। तो ए इज इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, और ए इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, एफ अपॉन m1 प्लस m2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन हो जाएगा। वैसे ही अगर हम दूसरे ब्लॉक के लिए बात करें तो इस पे क्या करेगा, ये वाला फोर्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन है, तो ये वाला फोर्स काम करेगा, स्मॉल एफ m2 पे काम करेगा, ये इसके कारण एक्सेलरेट कर रहा होगा, तो एफ इज इक्वल टू m2 ए हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू m2 ए हो जाएगा। और दूसरे केस के लिए अगर आपको जो है एक्सेलरेशन ये एफ की वैल्यू को बताना पड़ेगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, इसको अगर ध्यान से हम लोग देखें, अगर फर्स्ट बॉडी का हमें एक्सेलरेशन चाहिए तो यहाँ से सिंपली ए इज इक्वल टू हम लोग निकाल सकते हैं एफ माइनस एफ अपॉन एम ए। और अगर पूरे के पूरे ब्लॉक को कंसिडरेशन में लिया जाए तो इसका अगर एक्सेलरेशन बताना पड़ेगा तो एफ अपॉन क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 बताना पड़ेगा। और दूसरे वाले फोर्स को अगर हमको बताना है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, m2 एफ अपॉन m1 प्लस m2 के बराबर हो जाएगा। अगला केस देखते हैं हम लोग। नॉर्मली 2 केस हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर 3 ब्लॉक्स क्या हैं एक दूसरे के कांटेक्ट में है तो ऑब्वियस सी बात है, इनको अलग अलग अगर हम लोग BDs का बनाना चाहेंगे तो F1 ये वाला किस पे लगा रहा होगा, F1 लगा रहा होगा, ये F2 पे लगा रहा होगा, तो F माइनस F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1 A हो जाएगा। तो अगेन इसका अगर एक्सीलरेशन हम लोग बताएंगे तो F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 पूरे के पूरे ब्लॉक का हो जाएगा। दूसरे वाले की बात करें तो इधर से F1 काम कर रहा होगा इक्वल एंड अपोजिट, इधर से F2 काम कर रहा होगा तो F1 माइनस F2 इज इक्वल टू M2A। दूसरे का अगर एक्सीलरेशन केवल इंडिविजुअल का निकालना है तो क्या है, यहाँ कहाँ से निकाल सकते हैं, इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। और अगर F1 की फोर्स की हम इन लोगों को वैल्यू चाहिए तो M2 प्लस M3 F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। इसको आप ध्यान से देखिए कि अगर जो है आपको इस वाले फोर्स सेकंड वाले फोर्स का पहले भी केस में चाहिए, अगर वो चाहिए तो किसका इन्वॉल्वमेंट क्यों हो रहा है, M2 का हो रहा है। वैसे इसमें देखें तो M2 और M3 का हो रहा है केवल इन्वॉल्वमेंट, M2 प्लस M3 F डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3 हो जाएगा। लास्ट केस देखते हैं तीसरे वाले का, अगर इस पे F2 काम कर रहा है तो F2 लग रहा होगा, इसके कारण F2 इज इक्वल टू M3A हो जाएगा। और F2 की अगर वैल्यू चाहिए तो जैसे यहाँ पे लास्ट वाले पे क्या था, M2F जो लास्ट वाला था, तो वैसे यहाँ M3F अपॉन डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3 आपको लगाना पड़ेगा।
कुछ और बेसिक केसेस को हम लोग क्या कर रहे हैं, करेंगे, डिस्कस करेंगे। अगला है हमारा, कई क्वेश्चन इस पे भी पूछे जाते हैं, मोशन ऑफ ब्लॉक्स कनेक्टेड बाय ए मासलेस स्ट्रिंग। कई बार ब्लॉक्स क्या होते हैं, मासलेस स्ट्रिंग के साथ वो कनेक्टेड होते हैं, उसके बारे में हमें टेंशन को बार बार बताना पड़ता है, इस पे टेंशन कितना काम कर रहा है। जैसे एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है इस पे बेस्ड, और कई बार एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये क्या किया जा रहा है, कंडीशन है, दूसरा फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है, तीसरा हमने इक्वेशन बनाया है, टेंशन एंड एक्सीलरेशन यहाँ पूछा जाता है, तो उसको कैसे निकालेंगे, पिछले वाले के तर्ज पे ही क्या करेंगे, हम इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से ध्यान दीजिए, M1 लगा है, M2 लगा है, दोनों मासलेस स्ट्रिंग के साथ क्या है, कनेक्टेड हैं। तो आपको पता है कि टेंशन हमेशा क्या होता है, अवे फ्रॉम द बॉडी। इसका टेंशन जो होगा इधर होगा, इसका टेंशन इधर होगा, इधर से इसको क्या किया जा रहा है, पुल किया जा रहा है। तो अगर पहले वाले बॉडी के लिए FBD हम लोग बनाए तो ये क्या कर रहा होगा, ए से इधर एक्सेलरेट कर रहा होगा, पुल फोर्स इधर है, टेंशन कहाँ है, इधर है, तो F माइनस टेंशन इज इक्वल टू MA, इसका एक्सेलरेशन निकल जाएगा। दूसरे वाला ब्लॉक को बनाए तो टेंशन इधर की तरफ लग रहा है, एक्सेलरेट भी क्या करेगा, इधर ही करेगा, M2, तो T इज इक्वल टू M2 A के बराबर हो जाएगा। पिछले वाले में याद करिए, एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू F अपॉन M1 प्लस M2 ही था, टेंशन क्या हो जाएगा, M2F अपॉन M1 प्लस M2 के बराबर हो जाएगा, सेम फॉर्मूला है। ऐसे 3 ब्लॉक अगर कनेक्टेड हैं तो सभी का फ्री बॉडी डायग्राम जब आप बनाने जाएंगे, इस बार क्या है, दूसरी तरफ से इसको पुल किया गया है। तो लास्ट वाले से चलते हैं, लास्ट वाले से जब हम लोग चलेंगे तो इस पर क्या काम कर रहा होगा, T1 काम कर रहा है, ऐसे एक्सेलरेट कर रहा है, तो T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1A हो जाएगा। और पूरे का जब कंसिडरेशन में लेंगे तो A एक्सेलरेशन F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 हो जाएगा। ऐसे दूसरे ब्लॉक का बना है, इसमें 2 टेंशन T1 और T2 काम कर रहे हैं, A से एक्सेलरेट कर रहा है तो T2 माइनस T1 के कारण ही इसमें एक्सेलरेशन आ रहा होगा, जिसको हमने M2 माइनस A के बराबर रख दिया। तीसरे में जो है टेंशन और लास्ट में फोर्स काम कर रहा है, तो माइनस 2 इजिकल टू M3A हो गया। तो अगर टेंशन की यहाँ पे T1 की हम लोग बात करें, T1 की अगर सिंपली हम लोग बात करें यहाँ पे, तो T2 की वैल्यू आपको यहाँ से T1 इजिकल टू M2A प्लस T2 रखना पड़ेगा, और यहाँ से T2 की वैल्यू आप लोग पुट कर दीजिएगा, वहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, M1F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 हो जाएगा, और T2 की वैल्यू M1 प्लस M2F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग यही तक रखते हैं। तो आज हम लोगों ने देखा, क्या क्या देखा, बहुत सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को देखा। सबसे पहले हमने देखा कि एक न्यूमेरिकल जिसमें बिलियर्ड्स बॉल का केस था, वो न्यूमेरिकल हमने आज के वीडियो में सॉल्व किया। उसके बाद हमने देखा मैन इन लिफ्ट, कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे हम लोगों ने एक आदमी के अपरेंट वेट को, रियल वेट को लिफ्ट में जो फील करता है, जो अगर वो वेइंग मशीन के ऊपर है तो उसको अलग अलग वेट उसका जो दिखाई पड़ता है, उसका कारण हम लोगों ने देखा, जिसमें डायरेक्ट न्यूटन्स लॉ हम लोग नहीं लगा सकते थे, कुछ चेंजेस करके हम लोगों ने क्या किया, न्यूटन्स लॉ को उसमें अप्लाई किया। तो जब लिफ्ट हमारी रेस्ट पे थी, ऊपर एक्सीलरेट कर रही थी, नीचे एक्सीलरेट कर रही थी, वेटलेसनेस का कंडीशन जो उसको देखने को मिलता है, वो सारे कंडीशंस को हम लोगों ने अप्लाई किया। फिर अगला केस हम लोगों ने देखा कि जब हमारे पास एक ब्लॉक है, हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पे है, उस पर फोर्स क्या लग रहा है, हॉरिजॉन्टली लग रहा है, तब उसका एक्सीलरेशन क्या होगा, अगर किसी एंगल पे लग रहा है तो फिर उसका क्या होगा उसको देखा। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा कि जब वही जो है ब्लॉक जो है स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ना रख के उसको कहाँ रख दिया गया, इंक्लाइंड प्लेन पे रख दिया गया। इंक्लाइंड प्लेन जब रेस्ट पे था, देन एक्सीलरेशन हम लोगों ने निकाला। उसके बाद जब वो एक्सीलरेट, हमारा जो इंक्लाइंड प्लेन था, अगर वो एक्सीलरेट कर रहा था, उसके केस में हम लोगों ने एक्सीलरेशन निकाल के देखा। देन हम लोगों ने नेक्स्ट केस जो स्टडी किया आज के वीडियो में, वो हमारे पास था कि जो है अगर एक से ज़्यादा ब्लॉक्स जो हैं एक दूसरे के साथ में रखे गए हैं तो उनके एक्सेलरेशन के बारे में क्या होगा, उनका जो उनके फोर्सेस के बारे में क्या होगा, पूरे के पूरे सिस्टम के बारे में कैसे BD बनाएंगे, उन सब के बारे में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया। उसके बाद पहले 2 ब्लॉक के लिए डिस्कस किया, फिर 3 ब्लॉक के लिए हम लोगों ने डिस्कस किया। कई बार इन ब्लॉक्स को स्ट्रिंग के साथ जोड़ा जाता है, तो जब स्ट्रिंग के साथ जोड़ा जाता है तब हमें हमसे टेंशन पूछा जाता है, एक्सेलरेशन पूछा जाता है। उसके लिए भी हम लोगों ने 1 बाय 1 क्या बना लिया, एक्सेलरेशन निकाल लिया उसका, और जो है फिर टेंशन भी निकाला, और हर बॉडी में जितना टेंशन लग रहा है, एक एक टेंशन को इंडिविजुअली भी हम लोगों ने फाइंड आउट किया, उसके लिए फॉर्मूले बना।